हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस कैंडेट प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर यह जिस शहर की फोटो है वह एक देश की राजधानी है। और देश कौन सा है? देश का नाम है तंजानिया। और जो राजधानी की बात मैं कर रहा हूं वो है नहीं थी, लेकिन अब राजधानी नहीं रही। अब आप इसको देखिए, देखने में तो यह दिखता है कि समुद्र के किनारे का शहर है, काफी विकसित भी दिख रहा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे राजधानी नहीं बनाया गया, यानी कि आगे तक जारी नहीं रखा गया, किसी और को राजधानी बना दिया गया, यानी कि डोडोमा को बना दिया गया। तो जरूर कोई बड़ा कारण रहा होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर तंजानिया की राजधानी डोडोमा क्यों कर दी गई, और यह जो राजधानी हुई, क्या यह सिर्फ नाम की राजधानी है या सच में यह राजधानी की तरह कार्य भी कर रही है। तो इसी पर हम ध्यान देंगे आज की खबर के साथ में कि तंजानिया हैज मूव्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम दार आफ्टर 50 ईयर वेट बट इज डोडोमा रेडी। यानी कि जो राजधानी है बहुत पहले तय कर दिया गया था कि यह इसकी राजधानी है डोडोमा तंजानिया की, लेकिन जो ढांचा था, जो वहां का जो संसद था, वो कहां पे मौजूद था? पहले जो राजधानी थी दर एस सलाम, तो दर एस सलाम में मौजूद था। तो यह धीरे धीरे वहां पे गया। तो क्यों धीरे धीरे गया, क्यों इतना समय लगा, और ये अब डोडोमा जो है क्या वह तैयार है एक राजधानी के रूप में पूरी तरह से कार्य करने के लिए? इसी बात को हम समझेंगे निम्नलिखित बिंदुओं में कि वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर तंजानिया की राजधानी जो बदली गई, क्यों बदली गई, उसके पीछे की वजह क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन से बड़े कारण थे। उसके बाद हम जानेंगे कि 50 वर्ष क्यों लग गए, इतना समय आखिर क्यों लगा। अगर 50 वर्ष लगे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद हम यह समझ सकते हैं कि अगर किसी देश को अपनी राजधानी बदलनी चाहिए तो उसे क्या क्या सीख मिल गई होगी अभी तक में जितने देशों ने राजधानी बदली है। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। अब देखिए चर्चा में क्यों है। मई 2023 यानी कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले जो राष्ट्रपति कार्यालय है तंजानिया का और राष्ट्रपति का आवास है वह शिफ्ट हो गया है दार एस सलाम से। कहां शिफ्ट हो गया है? जो पहले की राजधानी थी दार एस सलाम, उससे डोडोमा में चला गया है। अब डोडोमा में शिफ्ट कर दिया गया, विधायिका पहले ही शिफ्ट हो चुकी थी, जो संसद भवन था पहले ही तैयार हो चुका था। तो देखा जाए जो जनरल असेंबली है 1996 में तो जा ही चुकी थी, और अब राष्ट्रपति कार्यालय भी चला गया। तो अपने आप में यह समझ में आता है कि हाँ, यह जो डोडोमा है अपने राजधानी के नाम से ना सिर्फ जाना जा रहा है, अब उसकी पहचान भी उसी तरीके से हो सकेगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहां पर हमें मौजूद दिखाई दे रही हैं एक एक करके। और यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है, मतलब 50 साल लग गए इसमें। किस तरह से लगे उसको हम समझते हैं। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो कासिम मजलीवा है, पीएम है तंजानिया के, इन्होंने साफ साफ कहा है कि जुलाई 2023 तक अन्य जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको जल्द से जल्द यहां पर डोडोमा में शिफ्ट कर लिया जाएगा। यह बात साफ साफ उनके द्वारा कही गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तंजानिया कहां है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये है यहां पर तंजानिया। तंजानिया में अब बात आती है कि जो पहले की राजधानी थी और जो वर्तमान है वो कहां कहां पर है। तो उसको देख लेते हैं अवस्थिति, कुछ और बातें समझ में आ जाएंगी। जरा पास से देखिए इस नक्शे को। तो अब यह जो तंजानिया है ये अलग रंग में आपको दिख रहा होगा। तो दार एस सलाम ये यहां पर है, आप देखेंगे तो ये समुद्र से लगा हुआ है, और ये क्या है? इंडियन ओशियन है। ठीक है। अब जो नई राजधानी बनी है, हालांकि 50 वर्ष पहले 1973 में यह बात तय कर दी गई थी, 74 से घोषणा कर दी गई। तो डोडोमा 74 से जो घोषित राजधानी है वो यहां पर है, इस जगह पर है। आप देखेंगे थोड़ी किनारे से अब कहां आ गई, बीच में आ गई है, सेंटर में आ गई है। अब हम समझते हैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि को कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले देखिए 1961 में तंजानिया आजाद होता है। आजाद किससे होता है? ब्रिटेन से, ब्रिटिश शासन से। ब्रिटिश शासन शुरू में नहीं था, पहले जर्मन का शासन था, फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में ही ब्रिटिश शासन में आ गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ब्रिटिश के पास यह क्षेत्र आ गया, उसके पहले जर्मन के पास था। 61 में तो आजाद हुआ। 64 में होता है जो तंगानिका है और जंजीबार है। जो ये इलाका था तंगानिका, और ये किनारे का इलाका, ये देखिए एक द्वीप की तरह यहां पे है, पानी में चारों तरफ पानी है, द्वीप है, और नाम क्या है? जंजीबार। तो ये जंजीबार और तंगानिका मिलके क्या बन गए? पूरी तरह से रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। तो याद रखिएगा रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जिसे आज हम जानते हैं तंजानिया को, वह कब बना? 1964 में बना। फिर जनमत संग्रह किया गया
1973 में जनमत संग्रह क्यों किया गया? यह देखा गया कि जर्मन जो शासन था यहाँ पे, जर्मन ने जो अपना उपनिवेश बनाया था जर्मनी ने इस क्षेत्र को, तो यहां पर समुद्र के किनारे जो बंदरगाह शहर है दार एस सलाम, उसे राजधानी इसलिए बनाया जिससे कि वह उपनिवेश से जितना फायदा ले सकता है वह ले सके। उसके लिए जरूरी है कि राजधानी समुद्र के पास में हो, बंदरगाह में हो, बंदरगाह वाले शहर में हो। लेकिन अब बात यह थी कि अब उपनिवेश नहीं था, उस देश को अपना विकास करना था, अपने लोगों के लिए विकास करना था और राजधानी तक पहुंच सबकी सुनिश्चित हो सके, उस बात का ध्यान रखना था। उसके लिए जनमत संग्रह कराया गया कि राजधानी हम किसे रखें। तो इस राजधानी तय करने की बात में 1973 में तय होता है कि डोडोमा जो यहां पर है इसे राजधानी बनाया जाए और 1974 में राजधानी इसे बना दिया जाता है। ठीक है, डोडोमा को घोषित कर दिया जाता है। 1996 में क्या होता है, यहां पे जनरल असेंबली भी आ जाती है और उसके बाद 2023 में जैसे कि मैंने आपसे बताया राष्ट्रपति कार्यालय भी आ गया। धीरे धीरे करके आ रहा है। 2015 में बीच में जो सरकारी ऑफिस हैं बहुत सारे वो भी आए। अब आप देखिए, राजधानी होती है किसी देश की, वहां पर सारे मंत्रालय के ऑफिस होते हैं, विभाग होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनके लिए आवास की सुविधा होती है, उनके लिए ऑफिस की सुविधा होती है, संचार की सुविधा होती है, जितने भी बुनियादी ढांचे हैं यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें, पानी से लेकर के स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा से लेकर इन सब चीजों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है क्योंकि वह राजधानी क्षेत्र होता है, दुनिया भर के लोग भी वहां आते हैं। तो ऐसे में ये सारी जब बातें समझ में आई और एक देश जो ताजा ताजा आजाद हुआ था 1961 में और 1973 में तय किया कि राजधानी कुछ और होगी, राजधानी कुछ और घोषित कर दी गई। 74 में समय ज्यादा हुआ नहीं था, उनके पास पैसों की बड़ी समस्या थी, सीमित पैसे थे, तो इस वजह से एक लंबा समय भी हमें देखने को मिलता जा रहा है कि काफी समय लगा, धीरे धीरे करके अपनी व्यवस्था ये अपनी बनाते जा रहे हैं। तो अब इस बात को जरा समझिए कि आखिर कौन कौन से कारण थे जिससे हम राजधानी बदल रहे थे, उसके बाद समय क्यों लगा उसको भी देखें। तो पहला सबसे बड़ा कारण था भीड़ भाड़ और बुनियादी ढांचे पर दबाव। जो बात कही गई, जनसंख्या बढ़ रही थी बहुत तेजी से। जो दार एस सलाम था पहले की राजधानी, वहां की आबादी देखिए कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 53,83,728। और यहां पर जो डेंसिटी बढ़ रही थी उससे दबाव किस पे आ रहा था, बुनियादी ढांचे पर आ रहा था, सार्वजनिक सेवा पर आ रहा था। शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य सेवा की बात कर लें, जल की बात कर लें, पेयजल की बात कर लें, परिवहन की बात कर लें या हम संचार की बात कर लें, इन सब पर दबाव बनता जा रहा था क्योंकि क्षेत्र सीमित है, एक शहर है उसका क्षेत्र सीमित है, आबादी बढ़ रही है, सुविधाओं की मांग बढ़ रही है, दबाव इस वजह से बढ़ता जा रहा है। असमान विकास, देखिए एक देश है, देश में जो यह दार एस सलाम का क्षेत्र था जो जर्मन ने अपने तरफ से तय किया था, जब जर्मन ने अपना उपनिवेश बनाया था जर्मनी ने, तो देखिए उस समय इस क्षेत्र का विकास होता गया और तब से लगातार होता जा रहा। फोटो में भी आपने देखा। लेकिन जो तंजानिया का देश है, पूरा का पूरा रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है, पीछे का क्षेत्र पूरा का पूरा विकास से बहुत दूर था। तो ऐसे में जरूरी था कि असमान विकास पर हम ध्यान दें और विकास को हम समान तरीके से हर तरफ लेके आगे बढ़ें। इस वजह से राजधानी बीच में लेके जाने की मांग हुई और बीच में लेके जाने की वजह यही थी कि राष्ट्रीय एकता कैसे बनेगी जब हर कोई राजधानी तक आसानी से पहुंच सकेगा, सबकी पहुंच राजधानी तक हो सकेगी। यह बात जरूरी थी कि सब राजधानी तक पहुंच सके, सबके लिए बराबर सुविधाएं हो राजधानी तक पहुंचने की, यानी कि बराबर दूरी हो, बराबर पहुंच कम समय में भी हो सके। उसके बाद देखिए सरकारी संचालन की दक्षता की भी बात आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्हें कार्य करने के लिए, देश के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने होते हैं, इधर से उधर जाना होता है, वह पहुंच भी हर जगह बराबर हो सके। मतलब कहीं पर तुरंत पहुंच सकते हैं, कहीं पर उनकी पहुंच आसान है और कहीं पर उनकी पहुंच बहुत मुश्किल है। तो जहां पहुंच मुश्किल है, सीधी सी बात है, वहां विकास होना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहुंच सबके लिए लगभग बराबर एक जैसी हो सके और सरल हो सके। अब बात आती है 50 वर्ष क्यों लग गए। 74 में राजधानी घोषित हो चुकी है और अभी 2023 में हमें अब दिखाई देता है कि वह जो राजधानी है डोडोमा अपने वास्तविक रूप में एक राजधानी के रूप में अब समझ में आ रही है।
अभी भी कुछ जरूरतें हैं, अभी भी लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट होंगे। जुलाई के महीने में अभी बहुत सारे अधिकारियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा और यह प्रक्रिया कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए। तो देखिए, राजनीतिक और आर्थिक कारण सबसे बड़े दिखाई देते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसकी कमी भी बीच बीच में आती रही, कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ। जब ज्यादा हुआ तो अब देख सकते हैं कि कार्य तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक कारण भी थे, आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, बजट बहुत बड़ा नहीं था, पैसे उतने ज्यादा नहीं थे कि तुरंत सारी व्यवस्थाएं वो एक साथ सारी खड़ी कर सके। मास्टर प्लान बनाए, उस प्लान के हिसाब से शहर को तैयार कर लें और सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। प्राथमिकताएं बताती हैं कि खर्च कहां करना है, यानी कि शिक्षा पर हम ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, या हम ये देखें कि हमें राजधानी बदलनी है। तो सीधी सी बात है, देश पहले शिक्षा पर ध्यान देगा, स्वास्थ्य पर। पूरे देश की जो प्राथमिकता है शिक्षा स्वास्थ्य थी शुरुआत में, भोजन की व्यवस्था थी, तो इन सब पर ध्यान देगा कि राजधानी पर देगा। इस वजह से बजट उधर आवंटन हो नहीं रहा था। अब क्योंकि पूरे राजधानी शहर का स्थानांतरण कराना था, एक पूरा का पूरा शहर, बहुत बड़ी आबादी उस शहर की, उस सुविधा के साथ वह आबादी वहां पहुंचेगी। डोडोमा में वह सुविधा विकसित नहीं हुई थी, बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हुआ था। जब तक बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो जाएगा, पूरा शहर वहां पर कैसे शिफ्ट हो सकता है? इतने सारे हजारों सैकड़ों अधिकारी होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती है। ड्रेनेज सिस्टम भी वहां पर नहीं था, अभी भी उतना नहीं है बेहतर, बहुत आवश्यकता है वहां पर अभी सुधार की। तो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम करने में भी समय लगेगा, क्योंकि बजट बहुत सीमित है। इस सीमित बजट में काम करना है, बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है एक राजधानी के रूप में, तो सीधी सी बात है समय तो लगेगा ही। अब बात आती है हमें सीख क्या लेनी चाहिए। देखिए, इस राजधानी परिवर्तन में जो 50 साल का समय लगा, उसमें सीख देखिए, योजना जो हो उचित तरीके से बनाई जाए। योजना जितनी उचित तरीके से बनेगी, समय उतना कम लगेगा। वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। अगर हम पहले से ही तय करके चलें, हमारे पास एक प्लान हो किस तरीके से वित्त का हम प्रबंधन करेंगे, कहां किस प्रकार से हमारे खर्चे होंगे, तो हमारे प्लान और हम कितने समय में उस प्लान को, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, वो हमें साफ साफ दिखाई देगा। जो यहां पे हमें देखते हैं नहीं दिखाई देता है, तय ही नहीं था कि आखिर कब तक यह काम कंप्लीट होगा। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। किस प्रकार से, क्योंकि बजट बहुत सीमित है, तो यह विश्वास बना रहे कि कार्य सही हो रहा है। नहीं तो लोग क्या कह रहे थे, इसे, इस प्रोजेक्ट को कहा गया था व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोगों ने इसे व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कहा। व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बोझ बन गया है। सफेद हाथी परियोजना का सीधा मतलब है कि कोई चीज है, कोई परियोजना जो बोझ की तरह है, हमें उससे उतना फायदा नहीं हो रहा जितना हमें उस पर खर्च करना पड़ रहा है, और यही बात कही जा रही थी। तो जब हम सही तरीके से योजना बना के, वित्तीय प्रबंधन करके इस कार्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इस तरह के आरोप भी नहीं लगेंगे कि अनावश्यक खर्च हो रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम पारदर्शिता के साथ कार्य करें। अब सीधी सी बात है, 700 मिलियन डॉलर की बात मांग चल रही है। 700 मिलियन डॉलर की मांग पूरी होगी तब जाके राजधानी अपने सही तरीके से कार्य कर पाएगी, जिस प्रकार से एक राजधानी को अपना कार्य करना चाहिए उस देश में। जवाबदेहिता भी इसीलिए तय होनी चाहिए कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो काम सही तरीके से हो, प्लान के अकॉर्डिंग हो। इतना बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, तो उसकी जवाबदेहिता भी किसी के पास होनी चाहिए। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का मॉडल भी अपनाया जा सकता है। अन्य देशों को यह सीख लेनी चाहिए कि जैसे दक्षिण अफ्रीका है, उसने जो शासन के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तीनों के लिए उसने अलग अलग राजधानी बना दी, अपने तरफ से 3 राजधानी बना दी। तो इस तरह का विचार भी लेकर के देश में एक व्यवस्था बनाई जा सकती है, जिससे कि जो विकास की गति है 3 तरफ से होगी तो और बेहतर दिखाई देगा। अब एक अभ्यास प्रश्न हमारे इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, तंजानिया की राजधानी है क्या है? हालिया राजधानी दार एस सलाम, डोडोमा, अरुशा, नैरोबी। क्या है इन चारों में से? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक यहां पर खत्म होता है, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा हमसे मिलकर। तो उम्मीद है कि हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।